कहानी रूपांतरण। अलका जी भुन करती हुई आकर पति के संग लिहाफ में घुस गईं। वे पानी पीने उठी थी तभी योगेश जी की नींद तो उचट ही गई थी। अब उनके तेवरों से उन्हें एहसास हो गया कि बाहर कुछ तो घटा है। क्या हुआ? अभी चहलकदमी कर रहा था गलियारे में। मैंने पूछा, इतनी रात गए क्यों घूम रहा है? तबीयत तो ठीक है, तो सी करता अपने बेडरूम में घुस गया। अब कुंभकर्ण की नींद सोने वाला बच्चा यदि इस तरह आधी रात को चहलकदमी करता दिखेगा तो चिंता तो होगी ही ना। पहली बात तो अभी अब बच्चा नहीं रहा, एक बच्चे का पिता हो गया है वह। दूसरे, अपनी शंका का निवारण तुम उससे सवेरे भी कर सकती हो। अभी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। पुरुषों की यही तो मुसीबत है, दिल नामक चीज से इनका कोई वास्ता ही नहीं होता। कहते हैं सो जाओ, एक माँ का दिल ये क्या समझे। भला चिंता के मारे रात कटेगी मेरी। नींद तो योगेश जी की भी उचट ही चुकी थी और अब पत्नी के ताने ने रही सही नींद भी उड़ा दी। वे कैसे समझाएं अपनी पत्नी को कि पुरुषों के सीने में भी दिल होता है। जैसे एक स्त्री का माँ बनते ही कायाकल्प हो जाता है, वैसे ही एक पुरुष का भी पिता बनते ही रूपांतरण शुरू हो जाता है। हम पुरुषों का दुर्भाग्य है कि दुनिया माँ का जितना महिमामंडन और स्तुतिगान करती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी पिता के हिस्से में नहीं आ पाता। माँ संतान को 9 महीने कोख में रखती है तो पिता दिमाग में महत्वाकांक्षा स्तुतिगान करवाने की नहीं है। बस कोई हमारी भी मूक भावनाओं को समझ ले, ये तुच्छ सी आकांक्षा है। पर शायद गूंगे की भाषा गूंगा ही समझ सकता है। योगेश जी की आंखों के सम्मुख अस्पताल का दृश्य घूम गया जब बहू ने पुत्र को जन्म दिया था। रूई से मुलायम कोमल हल्के अंश को जब नर्स ने लाकर उसके पिता की गोद में थमा दिया था तो सबकी नजरें नवजात सुकुमार शिशु पर ही टिक कर रह गई थी। अपनी माँ पर गया है, मुझे तो अपने पापा जैसा लग रहा है। आंखें कितनी गोल मटोल हैं, उंगलियां कितनी पतली पतली हैं, जैसी टिप्पणियों से कमरा गुंजायमान हो उठा था। एकमात्र योगेश जी ही थे जिनकी नजरें अपने बेटे पर जमकर रह गई थी। खुशी से दबबाई उसकी आंखें, बच्चे को थामे उसके थरथराते हाथ उन्हें अपने पिता बनने की याद दिला रहे थे। जब इसी तरह एक दिन उन्होंने नवजात अवी को बाहों में थामा था, रूई सा हल्का शिशु जिम्मेदारी के महती बोझ का एहसास करा गया था। पुरुष से पिता में रूपांतरित होने का यह एहसास इतना सुखद था कि खुशी से उनकी आंखें भी ऐसे ही भर आई थीं, जिन्हें उन्होंने बाद में सबसे नजरें बचाकर पोंछ लिया था। अवी से पोते को गोद में लेते हुए उन्होंने चुपके से उसे अपना रुमाल थमा दिया था। आंखों ही आंखों में कृतज्ञता और आभार के इस आदान प्रदान को और कोई नहीं देख पाया था। हमारा समाज मानता है कि पुरुष फौलाद से बना होता है। खुशी हो या दुख, आंख में आंसू ना लाना ही मर्दानगी है। अभी कृतज्ञ था कि पिता ने उसकी तथाकथित मर्दानगी बनाए रखी और योगेश जी आभारी थे कि बेटे ने उन्हें दादा की पदवी दिलवाए और वंशबेल को भी बढ़ाया। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी तो दोनों ने बिस्तर त्यागना ही उचित समझा। नित्य कर्म से निवृत्त हो दोनों नाश्ते की टेबल पर पहुंचे तो अभी ऑफिस निकलने की तैयारी में था। तू ठीक है ना? रात को गलियारे में क्यों घूम रहा था? अंश को सुला रहा था। माँ, पूरी रात जाने कितनी बार उठ जाता है। कल तो शायद मेरा हाथ लगने से उठ गया था। तू सोता ही इतना फैलकर है और वह भी एकदम कुंभकर्ण की तरह। कहाँ माँ, गए वो जमाने। अब तो अंश हम दोनों के बीच फैलकर सोता है। हम दोनों तो बेचारे सारी रात सिकुड़े से पड़े रहते हैं। अभी चला गया तो अलका जी ने गहरी निश्वास छोड़ी। अब तो सचमुच पिता बनना भी जिम्मेदारी का काम हो गया है। योगेश जी के दिमाग में अब तो धंस कर रह गया। उधर बहू अपनी माँ से फोन पर बतिया रही थी। पूरी रात और पूरा दिन फीड करते डायपर बदलते ही निकल जाता है। माँ, तिस पर कभी वैक्सीन लगवाना है तो कभी जुकाम कभी बुखार। अरे माँ की पदवी इतनी आसानी से थोड़े मिल जाती है बेटी, काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। योगेश जी फिर सोचने पर मजबूर हो गए थे। और पापा की पदवी शाम को बहू कुछ फ्री हुई तो अपनी चाय लेकर दोनों के पास आ बैठी। अवी का जन्मदिन नजदीक आ रहा है, क्या प्लानिंग है तुम लोगों की? कहीं घूमने जा रहे हो या दोस्तों के संग पार्टी करोगे? अलका जी ने बात छेड़ी। घूमने और पार्टी करने में अवी की जान बसती थी। कभी सोलो ट्रिप तो कभी मम्मी पापा तो कभी दोस्त तो कभी बीवी के संग घूमने और पार्टी के लिए उसकी बकेट लिस्ट में कोई ना कोई जगह जुड़ती ही रहती थी। इस बार भी अलका जी को ऐसी ही कुछ उम्मीद थी। अभी इस बार बर्थडे नहीं मना रहे मम्मी जी? अरे क्यों, इनके बर्थडे के थोड़े दिनों बाद ही तो अंश का बर्थडे है। कह रहे हैं इस बार अंश का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। फर्स्ट बर्थडे के वक्त वह बहुत छोटा था, कुछ समझता नहीं था। इस बार उसके संग पूरा दिन किड्स जोन में बिताएंगे। शाम को रिश्तेदारों दोस्तों के संग होटल में मौज मस्ती डिनर करेंगे। अगले साल से तो वह स्कूल जाने लग जाएगा तो उसका अपना फ्रेंड सर्कल बन जाएगा।
तब उनकी पार्टी करनी होगी। अंश उठ गया था तो बहू उसे संभालने चली गई। आप क्या सोचने लगे? पति को सोच में डूबा देख अलका जी बोल पड़ी। सोच रहा हूँ संतान के लिए इंसान क्या से क्या बन जाता है, ये जानते हुए भी कि बेटा बाहर चला जाएगा, बेटी ससुराल चली जाएगी। पेरेंट्स उनके लिए सतत प्रयत्नशील बने रहते हैं। अपने पैसों से घूमने पार्टी करने वाले यकायक बचत समझौतों की बात करने लग जाते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। अभी भी तो ऑफिस छूटते ही सीधा घर लपकता है। पहले तो दोस्तों पार्टियों में लगा रहता था, अब उसे वह सब नीरस लगने लगा है। घर पुकारने लगा है। रात को अंश को सुला रहा था, मुझे तो बिना चश्मे के पूरा दिखा ही नहीं। फिर मैंने देखा भी पीछे से था। सच कितना बदल गया है वह बदल नहीं गया है। पुरुष से पिता बन रहा है। डोरबेल बजी तो दोनों के वार्तालाप को विराम लग गया। अपने दोस्त को सपत्नी आया देख योगेश जी ने हर्ष से उसे गले लगा लिया। एक ही सोसाइटी में रहते हुए भी मिलना नहीं हो पाता। आज तो मैंने पत्नी से कह दिया था कि हर हाल में सर के यहाँ होकर ही आएंगे। ये सर्वर छोड़ो, मैंने पहले भी कहा था रिटायरमेंट के बाद सब बराबर है। बल्ब चाहे 100 वॉट का हो या 40 वॉट का, फ्यूज होने के बाद सब जीरो है। नहीं सर, आप तो हमारे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। नौकरी में थे तब भी आपने कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं बरता, वरना राजेश सर तो हमारे नमस्कार का भी जवाब नहीं देते थे। छोड़ो वह सब, नहीं बोलने दीजिए हमें। आज उनका बेटा भी सीए है और मेरा बेटा भी, दोनों एक ही कंपनी में हैं, एक ही पैकेज पर। सर, मैंने सोच लिया था कि मैं भले ही कम पढ़ा लिखा हूँ पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा। रोज ऑफिस से आकर उनसे पढ़ाई होमवर्क की बाबत बात करता था। उन्हें किसी ट्यूशन आदि की जरूरत तो नहीं है। उन्हें सिखाता था कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। बहुत अच्छी बात है। योगेश जी के प्रोत्साहन से दोस्त और भी उत्साहित हो गया। सर सॉरी, आदत जाएगी नहीं सर करने की। योगेश जी मुस्कुरा दिए। मैं तो कसरती पहलवान रहा हूँ। अखाड़े में एक ही दांव में सामने वाले को चित कर देता था, पर बच्चों से झूठ मूठ की लड़ाई में हार जाने में जो आनंद था उसकी बात ही निराली थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला करवाया था मैंने बेटे का। अरे आपको क्या बता रहा हूँ, अपने अपने बच्चों के एडमिशन फॉर्म लेने के लिए हम सवेरे 7 बजे से लाइन में लगे थे। याद आया, राजेश सर भी तो थे लाइन में। मैंने ऑफिस आकर उनका खूब मजाक उड़ाया था कि मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, कि डायलॉग बाजी वाले हीरो आज चुपचाप लाइन में सबसे पीछे लगे हुए थे। और सर, कैंपस प्लेसमेंट वाले दिन तो वे मुझसे ज्यादा बेचैनी और तनाव में इधर उधर घूम रहे थे। उस दिन तो मुझे उनसे सहानुभूति होने लगी थी। मान गए न एक अच्छे बॉस न सही, एक अच्छे पिता तो हैं। वे दोस्त गंभीर हो गए थे। बात तो आपने 16 आने सही कही है। ऑफिस में सब पर गरजने बरसने वाले राजेश सर को स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में मैंने शांति से टीचर की बातें सुनते देखा है, क्योंकि टीचर उन्हें उनके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ही समझा रही होती थी। यही नहीं, एक बार मैं उनके घर एक फाइल देने गया था। लाल बत्ती वाली या लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले राजेश सर को बेटे की साइकिल की सीट पकड़कर पीछे भागते देख मैं तो अचंभित हो गया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। वे भी एक अच्छे पिता हैं और मैं भी। आप तो है ही दोस्त। सपत्नी विदा हो गए तो अलका जी ने पति को गर्व से देखा। आप अच्छे बॉस, पति, पिता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। बच्चों को बड़ा करते कब बुढ़ापा आ गया ध्यान ही नहीं रहा। किसके बूढ़े होने की बात हो रही है। अंश को कंधे पर बैठाए अभी अवतरित हुआ। अभी तो अंश और फिर उसके बच्चों को भी आपको ही देखना है। अभी उमंग उत्साह के साथ अंश के बर्थडे सेलिब्रेशन की योजना बताने लगा। सब कुछ योजना अनुसार ही हुआ। अंश के साथ साथ सबका पूरा दिन खूब मौज मस्ती में गुजरा। लेकिन रात पार्टी से लौटने के बाद अलका जी ने गौर किया कि योगेश जी कुछ बुझे बुझे से थे। बाहर शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है ना। अलका जी ने कारण जानना चाहा तो योगेश जी ने दिन भर की थकान कहकर टालना चाहा, लेकिन पत्नी के कुरेने पर दिल का दर्द सुबह पर आ ही गया। आज बाबूजी की बहुत याद आ रही है। उनसे माफी मांगने का दिल कर रहा है। पिता और समय जाने के बाद ही उनकी अहमियत समझ आती है। याद है, जब मैंने अवी को कोटा कोचिंग के लिए भेजने का फैसला किया था तब बाबूजी ने मुझसे उसे न भेजने का अनुरोध किया था। क्यों बच्चे को दूसरे अनजान शहर में भेज रहा है? तू भी तो यही पढ़कर इतना बड़ा ऑफिसर बना है। यहाँ अपने शहर में ही इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। बच्चा घर में रहेगा तो वह भी निश्चित रहेगा और हम भी। मैंने आवेश में उन्हें टोक दिया था। आपका जमाना और था बाबूजी, अब जमाना अलग है। जमाने के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। मैंने जिद करके अवी को भेज तो दिया था,
लेकिन जब भी कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के समाचार पढ़ता, मेरी रूह कांप जाती थी। छुट्टियों में अभी घर आया तो सूखकर कांटा हो गया था। डॉक्टर ने बताया उसे वहां का खाना पानी, क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा था। पहला सुख निरोगी काया मानकर हमें उसे यही रोकना पड़ा था। स्वस्थ हुआ तब तक परीक्षाएं सिर पर आ गई थीं। बाबूजी के प्रोत्साहन से वह तन मन से पढ़ाई में जुट गया था और पहले ही प्रयास में परीक्षा क्रैक कर ली थी। पर तब तक बाबूजी जा चुके थे, ये सब तो मुझे पता है, पर आज ये सब याद करने की वजह मैं बताता हूँ। माँ गोद में अंश को थपथपाते अभी कमरे में प्रविष्ट हुआ तो दोनों चौंक उठे। सो गया, 1 मिनट इसे यहाँ सुला देता हूँ। आज अंश को केक कटवाने के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बतिया रहा था तो बच्चों के एडमिशन की बात चल पड़ी। एक दोस्त ने किसी नामी महंगे स्कूल का सुझाव दिया जहां उसका बेटा पढ़ रहा है। उसने बताया कि वहां के अधिकांश बच्चों का आगे हायर स्टडीज के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में चयन हो चुका है। मेरा भी पक्का मन बन गया था। दोस्तों को विदा कर जब मैं सामान समेट रहा था तब पापा मेरे पास आए थे। बोले, तू क्या अंश को विदेश पढ़ने भेजेगा? उसके अच्छे फ्यूचर के लिए भेजना ही पड़ेगा। पापा, मैंने कहा तूने भी तो यहीं से आईआईटी क्रैक कर ली थी। इतने बड़े पैकेज पर जॉब भी मिल गया था। विदेश में पढ़ेगा तो उसके खर्चे भी ज्यादा होंगे, लोन भी लेना पड़ेगा, फिर उसे चुकाने के लिए वह वहीं जॉब करने लग जाएगा, फिर शायद वहीं के रंग में रंग जाए, वापस स्वदेश लौटना ही ना चाहे। उसमें प्रतिभा होगी तो यही अच्छे से पढ़ लेगा। मैंने पापा को टोक दिया था, पापा प्लीज, आपका जमाना और था, अब जमाना अलग है। मैंने इसके आगे तेरी बात सुनी ही नहीं। मेरे कानों में तो दिवंगत बाबूजी के ये शब्द गूंजने लगे थे। मैंने दुनिया देखी है बेटा, कई भूले की हैं, कष्ट उठाए हैं। मेरे बच्चों को वह सब न झेलना पड़े, इसलिए टोक देता हूँ। तब से आप दोनों का ही वार्तालाप सुन रहा हूँ पापा। अपने शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ। योगेश जी ने आगे बढ़कर बेटे को सीने से लगा लिया।